बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारा 6 चैप्टर जिसका नाम है प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। तो बच्चों, इसके लास्ट वीडियो में हमने एकाधिकार के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने शून्य लागत की स्थिति में एकाधिकार किस प्रकार संतुलन स्थापित करता है और इसकी तुलना हमने पूर्ण प्रतिस्पर्धा के साथ भी की थी। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और एकाधिकार का संतुलन पढ़ेंगे जब लागत धनात्मक हो, अर्थात जो एकाधिकारी में जो फर्म होती है उसके द्वारा जो लागतें वहन की जा रही है वो लागतें हो, शून्य ना हो। आ रहा है बच्चों समझ में? तो इस स्थिति में एकाधिकार अपना संतुलन कहाँ स्थापित करेगा और फिर हम वापस से पढ़ेंगे इसकी पूर्ण प्रतिस्पर्धा से तुलना। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ देखते हैं धनात्मक लागत। तो यहाँ पर कुल लागत के प्रयोग द्वारा विश्लेषण। जब हम यहाँ पर एकाधिकार के संतुलन की बात करेंगे तो वो दो विधियों से किया जा सकता है। एक तो कुल लागत और कुल आगम विधि द्वारा, और दूसरा है औसत लागत और औसत आगम विधि द्वारा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुल लागत के विश्लेषण द्वारा। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि एकाधिकारी का जो संतुलन है वो कहाँ होता है, जहाँ वह अपने लाभ को क्या कर रहा हो, अधिकतम कर रहा हो। और लाभ अधिकतम कब होता है? जब कुल संप्राप्ति में से कुल लागत को हम घटा देते हैं, अर्थात कुल संप्राप्ति और कुल लागत में जब सर्वाधिक अंतर होता है, अर्थात संप्राप्ति तो बहुत अधिक होती है और लागत बहुत कम होती है, तब क्या होता है? फर्म का लाभ अधिकतम होता है। तो कुल संप्राप्ति और कुल लागत के अनुसार फर्म अपना संतुलन वहां स्थापित करेगी जहां इन दोनों में सर्वाधिक अंतर हो, वहां फर्म लाभ अधिकतम स्थापित कर पाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहां पढ़ लेते हैं क्या है। कुल संप्राप्ति से कुल लागत को घटाने पर शेष राशि क्या होती है? फर्म का लाभ होती है। हम टीआर में से यदि टीसी को माइनस कर देते हैं, टीआर में से टीसी यदि माइनस होता है तो क्या बचता है? फर्म का प्रॉफिट बचता है। ये तो हमने पहले भी पढ़ चुके थे कि कुल संप्राप्ति में से कुल लागत को घटाने पर लाभ प्राप्त होता है। अतः फर्म धनात्मक लाभ प्राप्त करती है जब क्या हो, कुल संप्राप्ति अधिक हो और कुल लागत कम हो, तब फर्म क्या करेगी? धनात्मक लाभ प्राप्त करेगी। लेकिन इसकी यदि उल्टी सिचुएशन हो कि लागत तो अधिक हो और संप्राप्ति क्या हो, कम हो, तो फर्म को क्या होगी? हानि प्राप्त होगी। ये तो आपको अच्छे से पता ही है। जहां कुल संप्राप्ति वक्र कुल लागत वक्र के ऊपर अवस्थित होता है, एकाधिकारी फर्म निगत के उस स्तर का चयन करेंगे जिस पर उसका लाभ अधिकतम होगा। समझ में आ रहा है? कुल संप्राप्ति वक्र कुल लागत वक्र के कहाँ होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए, अर्थात टीआर अधिक होना चाहिए टीसी से, तभी फर्म निर्गत के उस स्तर का चयन करेगी और वहां अपने लाभ को क्या करेगी? अधिकतम करेगी। यह निर्गत का वह स्तर होगा जिसके लिए कुल संप्राप्ति वक्र कुल लागत वक्र के ऊपर अवस्थित होगा। हम इसको बना के देख लेते हैं। हमने बच्चों लागत जब पढ़ी थी 3rd लेसन में, तब हमने उसके अंदर लागत वक्रों का विश्लेषण किया था। अच्छे से किया था, नहीं किया था? वहां फिर उसके बाद हमने आगम वक्रों का विश्लेषण भी किया है। तो आगम और लागत इन दोनों विश्लेषण के द्वारा हम इस विधि के आधार पर हम देखेंगे कि फर्म अपना संतुलन कहाँ स्थापित करेगी। तो सबसे पहले हमने जैसे बनाया था, कैसा होता है टीआर वक्र एकाधिकार की स्थिति में? इस प्रकार से होता है। आ रहा है बच्चों समझ में? और जो टीसी वक्र है बनाया था ना हमने उल्टे ऐसा आकार का। आ रहा है बच्चों समझ में? तो यहाँ दो स्थिति है, एक तो ये स्थिति और एक ये स्थिति। ये हम इसको ए बिंदु लिख देते हैं और इसको हम लिख देते हैं बी बिंदु। यहाँ क्यू मात्रा, यहाँ हम लिख देते हैं Q1 मात्रा। आ रहा है बच्चों समझ में? और इसके बाद यहाँ पर जो है हमने दिखा रखा है टीआर और टीसी यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो बच्चों, इससे क्या समझ में आ रहा है कि हम ये देख रहे हैं कि एक तो है हमारा टीआर वक्र जो कि कुल आगम को दर्शा रहा है और टीसी वक्र जो कि कुल लागत वक्र को दर्शा रहा है। तो ये जो दो बिंदु है ए और बी, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो फर्म है उसको ना तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है, अर्थात यहाँ पर टीआर बराबर क्या है? टीसी है। ये जो दोनों बिंदु हैं यहाँ पर क्या हो रहा है? टीआर बराबर टीसी, अर्थात ना तो फर्म को लाभ होगा ना फर्म को हानि होगी। आ रहा है बच्चों समझ में? इसको हम इन दोनों पॉइंट से यहाँ पर दर्शा सकते हैं। अब फर्म अपना लाभ कहाँ अधिकतम करेगी? जहां फर्म के टीआर और टीसी में सर्वाधिक अंतर हो। तो हम यहाँ देखेंगे कि इन दोनों बिंदुओं पर फर्म का लाभ क्या होगा? अधिकतम होगा। तो फर्म का लाभ वक्र यदि हम बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा। अरे बच्चों समझ में? यहाँ फर्म जो है वो यहाँ पर Q2 मात्रा का उत्पादन करेगी और अपने लाभ को अधिकतम करेगी। आ रहा है बच्चों समझ में? कहने का तात्पर्य है जहाँ टीआर वक्र क्या हो? टीसी से ऊपर अवस्थित हो और दोनों में अंतर सर्वाधिक हो, वहां फर्म अपना लाभ अधिकतम करेगी।
कुल लागत और कुल आगम विश्लेषण के द्वारा। ये फर्म की क्या होती है, संतुलन की शर्त होती है। तो यहाँ जो दो बिंदु है वहां पर फर्म को क्या होगा, ना लाभ ना हानि होगी। और इससे पहले का यदि हम बिंदु देखें तो यहाँ पर क्या है, टीआर तो कम है और टीसी क्या है, अधिक है। टीसी तो ज्यादा है, लागत ज्यादा है, और जो आगम है वो क्या है, कम है। अर्थात फर्म को क्या हो रही है यहाँ पर, हानि, ऋणात्मक लाभ हो रहा है, यहाँ पर ऋणात्मक के रूप में दर्शाया हुआ है। इसके बाद की सिचुएशन देखें तब भी क्या है, टीआर तो कम है और टीसी क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पर भी फर्म को क्या हो रही है, हानि हो रही है, जिसे हम ऋणात्मक लाभ के रूप में यहाँ पर देख रहे हैं। और ये जो इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की स्थिति है वहां फर्म को लाभ क्या हो रहा है, अधिकतम। इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो है वहां फर्म के लाभ क्या होता है, लाभ होता है फर्म को धनात्मक रूप से। तो हम यहाँ देखते हैं कि फर्म का लाभ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि टीआर क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसके बाद जो है फर्म की टीआर क्या होने लग जाती है, गिरने लग जाती है, और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो यहाँ पर सर्वाधिक है, इसीलिए फर्म का जो लाभ है यहाँ पर अधिकतम होता है। तो समझ में आ रहा है, कुल लागत और कुल आगम विश्लेषण के द्वारा फर्म अपना संतुलन वहां स्थापित करती है जहां कुल आगम वक्र कुल लागत वक्र के ऊपर अवस्थित हो और कुल आगम और कुल लागत में सर्वाधिक अंतर हो, जैसा कि आप डायग्राम में यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर यही लिख रहा है कि कुल संप्राप्ति माइनस कुल लागत अधिकतम हो। आ रहा है, कुल आगम और कुल लागत जो हम माइनस कर रहे हैं ये क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। जिस कीमत पर इस निर्गत का विक्रय किया जाता है उपभोक्ता वस्तु की इस मात्रा के लिए उस कीमत को अदा करने के इच्छुक होंगे। जो ये हमारी मात्रा जो निर्धारित हो गई है, उस निर्धारित मात्रा पे जिस भी कीमत पर, भाई मात्रा यहाँ पर निर्धारित हो गई, यहाँ लाभ अधिकतम हो गए, जो उपभोक्ता देने का इच्छुक होगा वही क्या करेगा, उत्पादक वही कीमत को लेगा। आ रहा है बच्चों समझ में। तो इस तरीके से कुल लागत और कुल आगम विधि के द्वारा हमने संतुलन का स्तर जाना। इसके बाद हम जो दूसरी विधि देखते हैं वो है औसत और सीमांत वक्र के प्रयोग द्वारा। कुल आगम और कुल लागत वक्र की विधि जो है उसका आपको संतुलन की शर्त आपको याद रखनी है कि कुल आगम और कुल लागत वक्र विधि के अनुसार कि क्या होना चाहिए, कुल आगम वक्र कुल लागत वक्र के ऊपर अवस्थित होना चाहिए और कुल आगम और कुल लागत के बीच अंतर सर्वाधिक होना चाहिए, वहीं फर्म के लाभ अधिकतम होंगे। औसत आगम और सीमांत आगम वक्र जो हैं या फिर इनके प्रयोग के द्वारा हम किस प्रकार से क्या करेंगे, फर्म का संतुलन स्थापित करेंगे, तो वो भी हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। जहाँ सीमांत संप्राप्ति स्तर सीमांत लागत स्तर से ऊंचा होता है, इसका तात्पर्य है कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से प्राप्त कुल संप्राप्ति में वृद्धि उस अतिरिक्त इकाई की उत्पादन लागत में वृद्धि से अधिक होगी। अब यहाँ पर हम सीमांत की बात करेंगे, कहने का तात्पर्य है MR और MC। आ रहा है बच्चों समझ में। जब MR MC से क्या होगा, ज्यादा होगा, तो MR का अर्थ क्या होगा, एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से कुल आगम में होने वाला परिवर्तन। MC का अर्थ क्या है, एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से कुल लागत में होने वाला परिवर्तन। यही है, हम दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं पहले ही कि जहां सीमांत संप्राप्ति स्तर सीमांत लागत स्तर से क्या है, ऊंचा है, MR क्या है, MC से अधिक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से जो कुल संप्राप्ति में वृद्धि हुई है वो एक अतिरिक्त इकाई की उत्पादन लागत में वृद्धि से क्या है, अधिक है। आ रहे बच्चों समझ में। कुल संप्राप्ति में जो परिवर्तन है वो अधिक है कुल लागत में परिवर्तन से। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। इसका अर्थ ये है कि निर्गत की एक अतिरिक्त इकाई से अतिरिक्त लाभ का सृजन हो रहा है, कुल आगम में अतिरिक्त परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब है कि अतिरिक्त लाभ का यहाँ पर सृजन हो रहा है क्योंकि MR अधिक है MC से। ठीक है, चूंकि लाभ में परिवर्तन क्या होता है, कुल संप्राप्ति में परिवर्तन माइनस कुल लागत में परिवर्तन। हमने पढ़ा लाभ बराबर क्या होता है, कुल संप्राप्ति में से कुल लागत को हम घटा देते हैं तो लाभ होता है। और लाभ में परिवर्तन कैसे ज्ञात करेंगे, भाई हमारा जो लाभ है, प्रॉफिट है, वो हम कैसे ज्ञात करते हैं, TR में से TC को माइनस करके। यदि हमें लाभ में परिवर्तन डेल्टा P ज्ञात करना है तो हम डेल्टा TR में से डेल्टा TC को माइनस करेंगे। कुल आगम में परिवर्तन से कुल लागत में परिवर्तन को माइनस करेंगे तो हमारा लाभ में परिवर्तन हमें ज्ञात हो जाएगा। जब तक सीमांत संप्राप्ति वक्र सीमांत लागत वक्र के ऊपर अवस्थित है, फर्म वह अपनी निर्गत में वृद्धि लाभ लाना चाहेगी क्योंकि इससे उसके लाभ में क्या होगी, बढ़ोतरी। जब तक क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा, सीमांत संप्राप्ति जैसे हमने कुल संप्राप्ति में देखा था, सीमांत MR वक्र MC वक्र से क्या है, ऊपर है, तो इसका मतलब क्या है, फर्म के लाभ में क्या हो रही है, बढ़ोतरी। इसलिए फर्म अपने निर्गत के स्तर को बढ़ाना चाहेगी, उत्पादन के स्तर को बढ़ाना चाहेगी क्योंकि MR है वो क्या बढ़ रहा है, MC से बढ़ता हुआ हो रहा है। ठीक है, सीमांत संप्राप्ति वक्र सीमांत लागत के ऊपर अवस्थित हो रहा है। ठीक है, अतः फर्म अपने निर्गत में वृद्धि करेगी। इस प्रक्रम में तब तक रुकावट आएगी जब सीमांत संप्राप्ति और सीमांत लागत समान होंगे और निर्गत में वृद्धि से लाभ में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी। यह प्रक्रिया, मतलब कहने का तात्पर्य है MR MC से ऊपर
रहेगा तब तक फर्म क्या करेगी, अपने निर्गत के स्तर को बढ़ाती चल जाएगी और यह तब तक चलता रहेगा जब तक कि MR बराबर MC नहीं हो जाते। MR बराबर क्या नहीं हो जाते, MC नहीं हो जाते, तब तक फर्म अपने निर्गत के स्तर के उत्पादन के स्तर को बढ़ाती रहेगी, क्योंकि इससे उसकी क्या होगी, लाभ में वृद्धि होती चली जाएगी। सीमांत लागत दोनों समान हो जाएंगे और निर्गत में वृद्धि से लाभ में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी। इसके बाद वो स्टॉप कर देगी अपने उत्पादन को। क्यों? तब करेगी जब उसके अतिरिक्त लाभ में वृद्धि नहीं होगी। आ रहा है बच्चों समझ में? जब तक ये क्या होगा, MR MC के ऊपर स्थित होगा तब तक तो फर्म अपने लाभ को बढ़ाने के लिए क्या करेगी, निर्गत के स्तर को बढ़ाती चल जाएगी। जब ये बराबर हो जाएंगे तो फर्म निर्गत के स्तर को नहीं बढ़ाएगी। क्यों? क्योंकि फर्म अपने अतिरिक्त लाभ का सृजन नहीं करेगी। आ रहा है बच्चों समझ में? जब सीमांत लागत सीमांत संप्राप्ति से अधिक है तो निर्गत की 1 इकाई कम करने से कुल लागत में जो कमी होती है वह इस कमी के कारण कुल संप्राप्ति में हुई हानि से अधिक होती है। अतः फर्म के लिए यह उपयुक्त है कि वह निर्गत में कमी लाए। अब इसका उल्टा हम देख लेते हैं। जैसे अभी तो हमने बढ़ते हुए देखा था, अब हम घटते हुए देखेंगे। जब क्या होगा, सीमांत लागत क्या होगा, अब हम सिचुएशन देखते हैं, MC अधिक है MR से। अब हम सिचुएशन देखते हैं कि MC क्या है, ज्यादा है MR से, तो फर्म क्या करेगी, अपने निर्गत के स्तर को क्या करती चली जाएगी, कम करती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जो फर्म है उसको हानि हो रही है, लाभ तो नहीं हो रहा क्योंकि लागत क्या है, अधिक है। और तब तक करती चल जाएगी जब तक ये दोनों क्या नहीं हो जाते, बराबर नहीं हो जाते। आ रहा है बच्चों समझ में? जब ये बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब फर्म को क्या होगा, लाभ एकदम अधिकतम हो रहा होगा। कहने का तात्पर्य है, जब सीमांत लागत सीमांत प्राप्ति से अधिक है तो निर्गत की 1 इकाई कम करने से, निर्गत की 1 इकाई कम करेगी मतलब उत्पादन यहाँ कम करेगी, तो कुल लागत में क्या आएगी, कमी आएगी। क्योंकि यह MC क्या है, अधिक है ना, तो इसको हमें क्या करना है, कम। तो निर्गत की जो कुल लागत है उसमें कमी आएगी। वह इस कमी के कारण कुल संप्राप्ति में हुई हानि से क्या होगी, ज्यादा होगी। ये जो कमी हो रही है कुल लागत में, ये जो MR है उससे क्या है, अधिक है। अतः फर्म के लिए उपयुक्त है कि वो निर्गत में क्या करे, कमी करे। यह भी वो जब तक जारी रहेगी जब तक सीमांत लागत वक्र सीमांत संप्राप्ति वक्र के ऊपर अवस्थित होगा और फर्म अपने निर्गत में कमी को जारी रखेगी। तब तक करेगी जब तक सीमांत लागत क्या होगा, सीमांत संप्राप्ति के ऊपर रहेगा, और ये तब तक करती रहेगी जब तक कि दोनों बराबर MR बराबर MC नहीं हो जाते। जब सीमांत लागत और सीमांत संप्राप्ति के मूल्य समान हो जाए तो फर्म अपने निर्गत में कमी को क्या कर देगी, रोक देगी। दोनों ही सिचुएशन यहाँ पर समझा दी गई है कि जब MR ज्यादा है MC से तो फर्म अपने निर्गत के स्तर को क्या करती चल जा रही है, बढ़ाती चल जा रही है, जब तक कि MR बराबर MC नहीं हो जाते। यदि MC ज्यादा है MR से तो फर्म अपने निर्गत के स्तर को कम करती चली जाएगी जब तक कि MR बराबर MC नहीं हो जाते। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि MR बराबर MC ही क्या होती है, फर्म के संतुलन की शर्त होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर है निर्गत का यह संतुलन स्तर उस बिंदु के संगत होगा जहां सीमांत संप्राप्ति सीमांत लागत के बराबर होगी। अतः MR बराबर क्या होगा, MC। हमने ये बताया ना, दूसरी जो विधि है वो यही कहती है सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि के अनुसार कि जहां MR बराबर MC होता है वहीं फर्म अपना संतुलन स्थापित करती है, तथा संतुलन पर सीमांत लागत कैसी होती है, बढ़ती हुई होती है। और ये जो संतुलन स्तर होता है वहां सीमांत लागत घटती हुई नहीं होती, बल्कि कैसा स्तर होता है, इसका बढ़ता हुआ होता है। इसे एकाधिकारी फर्म द्वारा उत्पादित निर्गत के लिए संतुलन की शर्त कहते हैं। तो आपको सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि जो दूसरी विधि है उसके आधार पर यदि हम देखें तो संतुलन की शर्त क्या होगी कि MR बराबर क्या हो, MC हो, और MC बढ़ता हुआ होना चाहिए। यही एकाधिकारी फर्म के लिए संतुलन की शर्त है। आ रहा है बच्चों समझ में? ये जो शर्त हम पढ़ रहे हैं वो धनात्मक लागत की स्थिति में पढ़ रहे हैं, जहां पर हमने पहले वाली जो शर्त है कुल आगम और कुल लागत विधि के अनुसार देख ली। अब हमने सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि के आधार पर देख ली, जहां औसत और सीमांत दोनों वक्रों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब हम इसे समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। हमने AR वक्र भी पढ़ लिया है, MR वक्र भी पढ़ लिया है, और जो लागत वक्र है उनका विश्लेषण हमने 3rd चैप्टर में अच्छे से कर लिया है। यदि आपने लागत वक्रों को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप 3rd चैप्टर दोबारा पढ़िए, लागत वक्रों को समझिए, तभी आप यहाँ संतुलन स्थापित कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर हमारा बना लेते हैं AR वक्र। ये हमारा है AR वक्र, ये हमारा है MR वक्र। एकाधिकार में हमने इसी तरीके से बनाया था। ठीक है, हम यहाँ पर एकाधिकारी में संतुलन स्तर को देख रहे हैं औसत और सीमांत वक्रों का प्रयोग करते हुए, जिसमें हम सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि के आधार पर विश्लेषण का कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं जो औसत लागत है वो इस तरीके से है।
AC, और जो सीमांत लागत है वो इस तरीके से है MC। हमने चारों वक्र बना दिए हैं, AR और MR। हम जानते हैं AR और MR दोनों वक्रों की आकृति कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। AR वक्र हमेशा धनात्मक होता है और MR वक्र से ऊंचा होता है। MR वक्र है वो कैसा होता है, धनात्मक भी होता है, शून्य भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, और AR वक्र से नीचे होता है। यदि हम लागत वक्रों का विश्लेषण करें तो AC और MC दोनों वक्र कैसे होते हैं, U आकार के होते हैं, और जो AC का न्यूनतम पॉइंट होता है वहां पर MC वक्र इसको काटता हुआ होता है। यही हमने पढ़ा था, अच्छे से आपको देख लेना है इसको। अब हमारे संतुलन की शर्त क्या है, जहां MR बराबर क्या हो, MC हो। तो हम ये देखते हैं कि ये वाला जो बिंदु है, ये वाला जो बिंदु है, ये वाला जो हमने बनाया है, इसको हम A बिंदु लिख देते हैं। MR बराबर क्या हो गया है, यहाँ पर MC हो गया, अतः फर्म यहाँ पर संतुलन स्तर स्थापित करेगी, Q मात्रा का उत्पादन करेगी। यहाँ फर्म के लाभ कैसे होंगे, अधिकतम होंगे। और इसके बाद यदि हम इसको ऊपर तक मिला देते हैं AR वक्र से, तो इस तरीके से यहाँ से, और ये है यहाँ पर ये AR वक्र हो गया, AR, और ये हो गया AC वक्र। AR वक्र मतलब आगम वक्र, AC मतलब लागत वक्र। तो इसके द्वारा ये फर्म का क्या होगा, लाभ होगा। AR वक्र जो कि मांग वक्र होता है, इसके द्वारा P क्या हो गई है, कीमत स्थापित हो गई है, कीमत हो गई है। यहाँ पर फर्म का क्या है, संतुलन था, यहाँ पर हम लिख देते हैं RS और ये लिख देते हैं T। तो PRST के बराबर फर्म अपने लाभ को अधिकतम करेगी। ये जो आयताकार दिखाया गया है वो फर्म का लाभ है। कहने का तात्पर्य, हम इसको दोबारा एक और बना के देख लेते हैं। ये हमारा है AR वक्र और ये वाला है MR वक्र। हम संतुलन की शर्त को एक बार और अच्छे से क्लैरिफाई कर देते हैं। और ये हमारा है केवल MC वक्र, हम यहाँ पर AC वक्र नहीं बना रहे हैं। तो हमारे संतुलन की शर्त के हिसाब से फर्म अपना संतुलन कहाँ स्थापित करेगी, जहाँ MR बराबर क्या हो, MC हो। तो ये फर्म की है संतुलन की शर्त। E यहाँ पर संतुलन है, तो इस बिंदु पर फर्म अपना संतुलन स्थापित करेगी। इस बिंदु पर हम ये देख रहे हैं कि MC कैसी होती है, बढ़ती हुई होती है। MC कैसी होती है, बढ़ती हुई होती है। ये Q यहाँ पर क्या हो गया, संतुलन के स्तर पर उत्पादन का स्तर स्थापित हो गया है। ठीक है बच्चों, जैसा कि हमने पहले कहा कि जब क्या होता है कि जो MR है वो MC से क्या होता है, यदि हम इसको ऊपर बना लेते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि MR है वो MC से क्या है, ज़्यादा है। जैसे कि हमने पहले बताया था कि MR MC से ज़्यादा होता है, तो फर्म को अपने निर्गत का स्तर बढ़ाने में क्या मिलता है, फायदा मिलता है, अतिरिक्त लाभ का सृजन होता है। तो फर्म अपने निर्गत के स्तर को बढ़ाती है, ठीक है, और तब तक बढ़ाती है जब तक कि MR बराबर MC नहीं हो जाते। और यदि फर्म का MC क्या है, ज़्यादा है MR से, MC क्या है, ज़्यादा है MR से, तो फर्म को क्या हो रहा है, लागतें तो ज़्यादा है, आगम क्या है, कम। तो फर्म अपने निर्गत के स्तर को क्या करती है, कम। यदि हम बताएं इस बिंदु पर और हम बात करें इस बिंदु पर, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2। यदि Q1 पर फर्म क्या कर रही है, उत्पादन करेगी, तो फर्म क्या करेगी, और अधिक उत्पादन करेगी, क्योंकि उससे लाभ का सृजन होगा, क्योंकि MR अभी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तब तक करेगी जब तक कि वो Q पर नहीं पहुंच जाती। इसी प्रकार से यदि फर्म का सीमांत लागत क्या है, ज़्यादा है MR से, समझ में आ रहा है, तो इसीलिए फर्म क्या करेगी, अपने निर्गत के स्तर को कम करेगी जब तक कि वो Q पर नहीं पहुंच पाती। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब MR बराबर MC होते हैं तभी फर्म अपना संतुलन स्थापित करती है। और उसको हम AR वक्र और लागत वक्र का प्रयोग करते हुए देख लेते हैं कि फर्म अपनी कीमत का, हमने AR के आधार पर देख लिया कि फर्म ये अपनी कीमत का निर्धारण करती है। ठीक है बच्चों, और इस प्रकार से PRAS के बराबर फर्म क्या कर रही है, लाभ प्राप्त कर रही है। हमने यहाँ लागत वक्रों का प्रयोग करते हुए ये दिखा भी दिया कि फर्म किस तरीके से अपने लाभ को अधिकतम करती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर Q उत्पादन का स्तर है और P फर्म की क्या है, कीमत निर्धारित हुई है। तो फर्म के संतुलन की शर्त औसत और सीमांत वक्र का प्रयोग करते हुए सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि के अनुसार फर्म अपना संतुलन वहां स्थापित करती है जहां MR बराबर क्या हो, MC हो और MC बढ़ती हुई हो। पूर्ण प्रतियोगिता में भी हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता में क्या है, जो फर्म है उसका AR वक्र कैसा होता है, MR वक्र कैसा होता है, X अक्ष के समानांतर होता है। AR बराबर MR होते हैं क्योंकि फर्म क्या होती है, कीमत स्वीकार करता होती है। उद्योगों द्वारा जो स्थापित कीमत है उसको फर्म क्या करती है, एज इट इज स्वीकार करती है। इसीलिए उसका X अक्ष के समानांतर AR और MR वक्र होता है और उसके आधार पर हम MC वक्र कैसा होता है, बढ़ता हुआ आता है। संतुलन की शर्त वहां पर भी वही है, लेकिन वहां और यहाँ दोनों में कीमतों में और उत्पादन की मात्रा में डिफरेंस आता है।
आ रहा है बच्चों समझ में? एक बार उत्पादित निर्गत की मात्रा का निर्धारण होने पर जिस कीमत पर निर्गत का विक्रय होता है वह उस परिमाण से निर्धारित होती है जिसका उपभोक्ता भुगतान करना चाहता है। एक बार ये मात्रा निर्धारित हो गई, उसके आधार पर फिर क्या निर्धारित हो जाती है? कीमत निर्धारित हो जाती है जिसे कि उपभोक्ता देता है, ठीक है, भुगतान करना चाहता है। इसे बाजार मांग वक्र के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। इसे हमने AR वक्र ही बाजार मांग वक्र होता है, जैसा हमने पढ़ा था कि AR ही क्या होता है? कीमत को डिनोट करता है। तो बाजार मांग वक्र के द्वारा हमने इसको दिखा दिया। तो इसे बाजार मांग वक्र के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। फर्म द्वारा प्राप्त कीमत निर्गत की प्रति इकाई संप्राप्ति होती है। फर्म द्वारा जो कीमत प्राप्त की जाती है वो निर्गत की प्रति इकाई संप्राप्ति होती है। अतः यह फर्म के लिए क्या होती है? औसत संप्राप्ति होती है, जिसका हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि AR जो है वो P के बराबर होता है, जिसे हम TR में Q का डिवाइड करके प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जो कीमत है वो निर्गत की प्रति इकाई संप्राप्ति है और यही फर्म के लिए क्या है? औसत संप्राप्ति वक्र है। तो समझ में आ गया बच्चों अच्छे से कि किस प्रकार से एकाधिकार में औसत और सीमांत वक्र के द्वारा फर्म का संतुलन स्थापित किया जाता है और फर्म किस तरीके से अपने लाभ को अधिकतम करता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद है पुनः पूर्ण प्रतिस्पर्धा से तुलना। हमने शून्य लागत की स्थिति में पूर्ण प्रतिस्पर्धा से तुलना की थी, तब भी हमने देखा था कि कीमत तो क्या है? कम हो जाती है, शून्य ही हो जाती है पूर्ण प्रतिस्पर्धा में। और जो 20 बाल्टी वाला उदाहरण दिया था, तो 20 बाल्टी का क्या रहता है? उत्पादन, अर्थात वो विक्रय कर पाती है। और जब हमने एकाधिकार की बात की थी तो कीमतें क्या होती है? उच्च होती है और मात्रा क्या होती है? कम होती है। ऐसा ही इसमें होता है धनात्मक लागत की स्थिति में जो एकाधिकारी है उसकी कीमत तो क्या होती है? उच्च और मात्रा होती है कम, जबकि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में क्या होता है? कीमतें होती है कम और मात्रा होती है अधिक। इसे भी हम यहाँ पर प्रूव कर देते हैं। जैसा कि हमने पूर्ण प्रतिस्पर्धा जब हमने 4th चैप्टर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि उसमें भी क्या होती है? फर्म अपना संतुलन वहां स्थापित करती है जहां MR बराबर MC हो और जो संतुलन का स्तर है वहां MC क्या होना चाहिए? बढ़ता हुआ होना चाहिए, अर्थात MR वक्र को नीचे से काटना चाहिए। यही हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर हम एक बार वापस पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में देख लेते हैं। तो हम ये देखते हैं कि MR बराबर क्या होना चाहिए? पूर्ण प्रतिस्पर्धा में MC होना चाहिए, ये हमने पढ़ा था। और हम ये भी जानते हैं कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में AR बराबर क्या होते हैं? MR, दोनों एक्स अक्ष के समानांतर होते हैं, ये भी हम जानते हैं। और AR क्या होती है? P कीमत होती है। तो हम ये कह सकते हैं P बराबर MC। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा में P बराबर क्या होगी? MC। तो वही उसकी संतुलन की शर्त हो जाएगी। इसे हम डायग्राम की सहायता से समझ सकते हैं, जैसा हमने अभी बनाया था AR और ये हम बना देते हैं MR, ठीक है। अब हम इसकी तुलना कर रहे हैं एकाधिकार से, ठीक है। हमने यहाँ बना दिया हमारा ये AC वक्र और ये हमारा है MC वक्र, ठीक है। ये MR बराबर जो AC है, MR बराबर जो MC है, यहाँ पर हमारी संतुलन की शर्त स्थापित हो रही थी एकाधिकार में। और यहाँ पर AR वक्र के द्वारा हमने इस तरीके से एकाधिकार में लाभ का स्तर हमने देखा था, जहां ये P कीमत और Q जो है वो मात्रा स्थापित हुई थी। P तो कीमत जो कि एकाधिकार वसूल करता है और Q क्या होती है? मात्रा जो कि एकाधिकारी के द्वारा ली जाती है, ठीक है। अब हम पूर्ण प्रतियोगिता की बात करें, जैसा हमने देखा P बराबर क्या होना चाहिए? संतुलन की शर्त AC MC। तो हम यहाँ देखते हैं MC जो है उसके बराबर हम यहाँ पर कर देते हैं। ये जो हमारी है यहाँ पर AR बराबर हम MC कर देंगे इसको। ये था ना हमारा AR बराबर MR, P बराबर MR, इसको हम कह सकते हैं AR बराबर MC, यही है। तो यहाँ पर हमारी AR बराबर क्या हो रही है? MC। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस तरीके से ये पूर्ण प्रतियोगिता PC, यहाँ कंपटीशन की बात करें, परफेक्ट कंपटीशन की, तो यहाँ PC तो कीमत और Q1 मात्रा निर्धारित हो रही है। तो हम क्या देख रहे हैं कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा कि जो हम संतुलन की शर्त देखते हैं उसके आधार पे हम ये सारी चीजें प्रूव कर सकते हैं कि MR बराबर MC जो संतुलन की शर्त है, ठीक है। AR बराबर MR होते हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धा में। हम ये कह सकते हैं AR किसके बराबर है? P, तो P बराबर MR होता है, या P बराबर MC कह सकते हैं, या फिर हम AR बराबर MC भी कह सकते हैं। यहाँ पर सारी चीजें क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं, बराबर हो गई। तो हमने संतुलन की शर्त के हिसाब से जो AR है उसको MC के बराबर किया, तो इस प्रकार से ये वाली कीमत निर्धारित हुई जो कि PC है, जो कि एकाधिकार की कीमत से कम होती है। और उसके आधार पर हम मात्रा का निर्धारण करते हैं तो जो मात्रा है वो अधिक होती है। तो धनात्मक लागत की स्थिति में भी यही होता है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में कीमतें तो कम होती है और मात्रा क्या होती है? अधिक निर्धारित होती है,
ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। एकाधिकारी फर्म की संतुलन मात्रा और कीमत की तुलना पूर्ण प्रतिस्पर्धा फर्म की संतुलन मात्रा और कीमत से करने पर यदि बाजार कीमत दी हुई हो तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार संरचना में फर्म ये विश्वास करती है कि वह निर्गत की मात्रा का अधिक या कम उत्पादन करके कीमत को नहीं बदल सकती है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की जहां हम बात करते हैं वहां पर फर्म को कीमत पहले से दी हुई होती है, तो फर्म का क्या है कि वो निर्गत की मात्रा को ही बढ़ा सकता है। मात्रा तो वो कीमत तो बदल नहीं सकता, कीमतें तो उसको दी हुई होती हैं, तो वो दी हुई कीमत पर अपनी मात्रा को ही घटा बढ़ा सकता है। ये फर्म का विश्वास होता है। फर्म का यह भी विश्वास होता है कि अधिक मात्रा में निर्गत का उत्पादन करने से उसके लाभ में वृद्धि होगी। अब वो कीमतों को तो परिवर्तन नहीं कर सकता, लेकिन यदि वो निर्गत का उत्पादन है उसमें यदि बदलाव कर दे तो वो अपने लाभ में क्या कर सकता है, वृद्धि कर सकता है। ठीक है, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि पी कीमत सीमांत लागत से अधिक रहेगी। अब जब तक उसको कीमत है वो एमसी से अधिक प्राप्त रहेगी, ठीक है, जब तक उसको सीमांत लागत से अधिक कीमत प्राप्त होती रहेगी तब तक वो क्या करता रहेगा, उत्पादन करता रहेगा। जब तक उसकी जो एआर है वो एमसी से क्या रहेगी, अधिक रहेगी। एआर अधिक है किससे, एमसी से, तो वो क्या करेगा, अपना उत्पादन जारी रखेगा, क्योंकि फर्म के लाभ में क्या होती रहेगी, वृद्धि होती रहेगी। जहां फर्म द्वारा प्राप्त कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है तब पूर्ण प्रतिस्पर्धा फर्म द्वारा निर्गत में वृद्धि लाभकारी नहीं मानी जाती। जब पी बराबर एमसी अर्थात यहाँ एआर बराबर एमसी हो जाता है, उसके बाद यदि फर्म उत्पादन करता है, क्यों के बाद यदि फर्म उत्पादन करता है तो कीमतें तो उसकी स्थिर रहती है, उसके बाद उसकी जो उत्पादन है वो उसके लिए लाभकारी नहीं माना जाता है। इसका कारण यह है कि कीमत बराबर सीमांत लागत को पूर्णतः प्रतिस्पर्धा फर्म के लिए संतुलन की शर्त के रूप में माना जाता है। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में जो संतुलन की शर्त है वो एमआर बराबर एमसी तो होती है, क्योंकि एमआर किसके बराबर होता है, एआर के बराबर होता है। इसीलिए जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में एआर अर्थात पी बराबर एमसी किसकी संतुलन की शर्त मानी जाती है। जैसा कि अभी हमने किया था, जब तक पी एमसी से अधिक प्राप्त हो रही है तब तक तो फर्म क्या करेगा, उत्पादन जारी रखेगा, लेकिन जब पी बराबर एमसी हो जाएगा तो फर्म अपने लाभ को वहां अधिकतम कर रहा होगा। निर्गत के इस स्तर पर उत्पादित मात्रा ज्यादा है तथा उपभोक्ता द्वारा अदा की गई कीमत न्यून होगी। यहाँ पर जब हम इस स्तर पर देखेंगे तो उपभोक्ता द्वारा जो कीमत अदा की गई है, जो हमने डायग्राम के द्वारा देखा, एकाधिकार की तुलना करने पर कीमत तो कम होगी और उत्पादन अधिक प्राप्त होगा। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि पूर्णतः प्रतिस्पर्धा बाजार एकाधिकारी फर्म की तुलना में वस्तु की अत्यधिक मात्रा में उत्पादन और बिक्री प्रदान करता है। समझ में आ रहा है। इससे यह निष्कर्ष निकल रहा है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में वस्तुओं की कीमत तो कम होती है और उत्पादन अधिक होता है, जबकि एकाधिकार में वस्तुओं की कीमत अधिक होती है और उत्पादन मात्रा कम होती है। ठीक है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में वस्तु की कीमत एकाधिकार की तुलना में न्यून होती है तथा इसमें फर्म द्वारा प्राप्त लाभ भी एकाधिकार की तुलना में कम होता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में न्यून कीमतें क्या होती हैं, कम होती हैं, मात्रा अधिक होती है, तो इसीलिए जो उसका लाभ है फर्म का वो भी क्या होता है, कम होता है एकाधिकार की तुलना में। ठीक है, अभी हमने लाभ को भी देखा था, तो लाभ जब कीमतें न्यून होगी और उत्पादन मात्रा निर्धारित होगी तो लाभ की मात्रा है वो भी पूर्ण प्रतिस्पर्धा में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आ रहा है बच्चों समझ में। तो इस तरीके से हमने एकाधिकार में किस प्रकार से फर्म अपना संतुलन स्थापित करती है, संतुलन की क्या शर्तें हैं, दोनों विधियों के द्वारा हमने अच्छे से समझ ली है और साथ में उसकी पुनः जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा जो है बाजार, उससे हमने उसकी तुलना भी कर ली है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं दीर्घकाल में। अभी तक हम अल्पकाल की बात कर रहे थे कि अल्पकाल में किस प्रकार से एकाधिकार अपना संतुलन स्थापित करती है। अब दीर्घकाल की बात करें तो हम ये जानते हैं कि एकाधिकार बाजार में क्या होते हैं, प्रतिबंध होते हैं, ना तो नई फर्में प्रवेश कर सकती हैं और एक ही फर्म होती है, यदि वो बाजार छोड़ के चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, एकाधिकार खत्म ही हो जाएगा। तो एकाधिकार में क्या होता है, पूर्णतः प्रतिबंध होता है फर्मों के आगमन और प्रवेश में, इसीलिए जो फर्म है वो हमेशा क्या करती है, अधिक लाभ प्राप्त कर रही होती है। लेकिन हम यदि पूर्ण प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा में क्या होता है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में जो फर्में हैं आगमन भी कर सकती हैं और इसके अलावा प्रवेश भी कर सकती हैं, अर्थात फर्मों के प्रवेश और आगमन में कोई प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता। जब फर्मों को उद्योग में लाभ हो रहा होता है तो बहुत सारी फर्में आकृष्ट होती हैं दीर्घकाल में और वो प्रवेश कर जाती हैं और इससे जो लाभ है वो धीरे धीरे सामान्य लाभ में परिवर्तित हो जाता है। अरे बच्चों समझ में, क्योंकि जो भी लोग हैं वो नई फर्मों की तरफ आकृष्ट होकर वहां चले जाते हैं, जिससे जो पुरानी फर्में हैं उनकी मांग कम हो जाती है। इससे जो असामान्य लाभ है वो सामान्य लाभ में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से यदि दीर्घकाल में यदि हम देखते हैं कि फर्मों को यदि क्या उद्योगों में फर्मों को हानि हो रही है तो बहुत सारी फर्में वहां से निकल जाती हैं और निकल कर क्या होती है, जो हानि है वो क्या होती है, फर्मों का मांग अधिक हो जाती है, जो बची हुई फर्में हैं तो इससे उनकी जो हानि है वो लाभ में बदल जाती है। कहने का तात्पर्य है दीर्घकाल में पूर्ण प्रतिस्पर्धा में हमेशा सामान्य लाभ प्राप्त होता है, जबकि एकाधिकार में असामान्य लाभ प्राप्त होता है।
ठीक है बच्चों, यहाँ पर यही लिखा हुआ है, निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन के साथ पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्में शून्य लाभ प्राप्त करती हैं। शून्य लाभ का मतलब वही होता है, सामान्य लाभ प्राप्त करती हैं, क्योंकि इसमें निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन की स्थिति होती है। इसका कारण यह है कि यदि फर्म के द्वारा अर्जित लाभ धनात्मक है तो बाजार में अधिक से अधिक फर्म प्रवेश करेंगी। यदि फर्मों को लाभ अधिक प्राप्त हो रहा है, धनात्मक लाभ प्राप्त हो रहा है, तो बहुत सारी फर्में उसमें उद्योगों में प्रवेश करेंगी और निर्गत में वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे जो कीमत घट जाएगी और इससे विद्यमान फर्म के उपार्जन में क्या होने लगेगा, ह्रास होने लगेगा। बहुत अधिक उत्पादन बढ़ेगा, जब बहुत सारी फर्में प्रवेश करेंगी कीमत घटेगी और इससे जो फर्म है उनके उपार्जन में ह्रास होने लगेगा। उसी तरह से यदि फर्म घाटे की स्थिति में हो तो कुछ फर्म उत्पादन बंद कर देगी और निर्गत में गिरावट आएगी। यदि घाटे की स्थिति में है तो बहुत सारी फर्में क्या हो जाएंगी, वापस आ जाएंगी और इससे क्या होगी, जो फर्म है उत्पादन बंद कर देंगी और जो निर्गत में क्या आएगी, गिरावट, उनके निर्गत में गिरावट आएगी, जिससे कि कीमतें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और इससे फलस्वरूप क्या होगा, मौजूदा फर्म है उनके उपार्जन में बढ़ोतरी होगी और जो हानि है वो शून्य लाभ बटा सामान्य लाभ की स्थिति में आ जाएगा। एकाधिकारी फर्म के लिए ऐसी स्थिति नहीं होती है, फर्मों के बाजार में प्रवेश पर प्रतिबंध रहता है, इसीलिए एकाधिकारी फर्म का उपार्जन दीर्घकाल तक बना रहता है। एकाधिकारी में ऐसा कुछ नहीं होता, फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन क्या होता है, यहाँ पर प्रतिबंध होता है यहाँ पर, इसीलिए एकाधिकारी फर्म दीर्घकाल में भी क्या करती है, अतिरिक्त लाभ अर्थात असामान्य लाभ उपार्जन को बढ़ाती रहती है। आगे बच्चों समझ में, तो यहाँ हमने एकाधिकारी और पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में भी देख लिया कि दीर्घकाल में किस प्रकार से लाभ प्राप्त होता है। इसके आगे हम ये देखते हैं कि कुछ आलोचनात्मक मत हैं, एकाधिकारी बाजार जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, मोनोपोली, उसके लिए क्या क्या होते हैं। एक एकाधिकारी विशिष्ट रूप से एक स्पर्धात्मक फर्म की अपेक्षा अधिक कीमत वसूलता है। इस अर्थ में एकाधिकारी को बहुधा शोषणकारी समझा जाता है। हमने देखा कि जो एकाधिकारी है उसकी कीमत पूर्ण प्रतिस्पर्धा की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि वो मात्रा कम उत्पादित करता है, तो इसीलिए अधिक कीमत वसूलता है, अर्थात उपभोक्ता का क्या माना जाता है, उसको शोषणकारी समझा जाता है। दूसरी बात क्या है, एकाधिकारी के संबंध में अर्थशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न मत प्रकट किए हैं। वास्तव में एकाधिकारी नहीं पाया जाता है। अर्थशास्त्री अलग अलग भावनाएं रखते हैं, एकाधिकार के लिए अलग अलग उन्होंने मत प्रकट की हैं। उनके हिसाब से कुछ जो अर्थशास्त्री कहते हैं कि एकाधिकार वास्तव में पाया ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं पाया जा सकता, क्योंकि हर वस्तु का कोई ना कोई स्थानापन्न तो होता ही है। उनका कहना है कि वस्तु जो उत्पादित हुई है उसका स्थानापन्न वस्तु तो उत्पादित होती ही है, इसीलिए किसी भी वस्तु के संदर्भ में एकाधिकार नहीं पाया जा सकता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सभी उत्पादक फर्में अंतिम रूप से उपभोक्ता की आय प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। ये इसलिए होता है कि उपभोक्ता के पास जो आय है वो प्राप्त करने के लिए सभी फर्में आपस में प्रतिस्पर्धा तो करेंगी, इसीलिए वो निकटतम जो प्रतिस्थापन वस्तु है वो बनाएंगी ही। इसीलिए वास्तव में शुद्ध एकाधिकार तो पाया ही नहीं जाता है। आ रहा है बच्चों समझ में। दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि शुद्ध एकाधिकार की स्थिति में भी फर्मों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। कुछ अर्थशास्त्री मत देते हैं कि एकाधिकार है फिर भी क्या होता है, फर्मों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। एकाधिकार में भी क्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है। इसका कारण क्या है, अर्थव्यवस्था कभी स्थिर नहीं होती, इसमें नई वस्तुओं और तकनीकों का आगमन सतत जारी रहता है, जो कि एकाधिकारी फर्म द्वारा जो उत्पादित वस्तुओं का निकट स्थानापन्न होती है। उनका कहना था कि शुद्ध एकाधिकार की स्थिति में भी क्या होगा भाई, नई तकनीकें आएंगी, नई जो आविष्कार हैं वो अनुसंधान है, उसके द्वारा उन वस्तुओं का कोई ना कोई निकटतम स्थानापन्न वस्तु आएगी ही और उसमें प्रतिस्पर्धा होती होगी ही। ठीक है, ये अर्थशास्त्रों का मानना है। अतः दीर्घकाल में एकाधिकारी फर्म हमेशा प्रतिस्पर्धा की स्थिति में होती है। अल्पकाल में फिर भी एकाधिकारी का अस्तित्व हो सकता है, लेकिन दीर्घकाल में एकाधिकारी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दीर्घकाल में बहुत सारी फर्में आ जाएंगी, प्रतिस्पर्धा करेंगी एकाधिकार के साथ, तो एकाधिकारी की स्थिति बनी नहीं रह सकती है। आ रहा है बच्चों समझ में। अल्पकाल में भी प्रतिस्पर्धा की चिंता बनी रहती है और एकाधिकारी फर्म उस तरह से व्यवहार नहीं कर पाती। इनका कहना है कि अल्पकाल में भी प्रतिस्पर्धा की स्थिति तो थोड़ी बहुत तो बनी रहती है, और जैसा एकाधिकार की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वैसा एकाधिकारी व्यवहार नहीं कर पाती है। ठीक है बच्चों, एक अन्य मत है, उसके अनुसार एकाधिकारी का अस्तित्व समाज के लिए लाभकारी होगा। कई लोगों का मत माना यह है कि एकाधिकारी समाज के लिए लाभकारी है। क्यों, क्योंकि एकाधिकारी नए अनुसंधान, नई तकनीकें ये लेकर आता है जिसका समाज को क्या मिलता है, फायदा मिलता है। चूंकि एकाधिकारी फर्म अत्यधिक लाभ अर्जित करती है, इसलिए उनके पास अनुसंधान और विकास कार्य के लिए पर्याप्त निधि होती है। भाई उसके बाद अधिक लाभ अर्जन किया जाता है, लाभ अर्जन किया जाता है तो उससे वो क्या करती है, और अधिक इन्वेस्ट कर पाती है अनुसंधान में और विकास कार्य में। किंतु पूर्ण प्रतिस्पर्धा फर्म इस कार्य को पूरा करने में असमर्थ होती है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के पास लाभ ही कम होता है, तो वो इस प्रकार के कार्य, अनुसंधान और विकास के कार्य नहीं कर पाती है।
इस प्रकार अनुसंधान करके एक आधिकारी फर्म वस्तु का उत्पादन अच्छी गुणवत्ता और कम कीमत पर दोनों पर कर पाती है। और एक आधिकारी फर्म क्या कर पाती है? अनुसंधान कर पाती है, क्योंकि उसके पास लाभ अर्जन के काफ़ी अमाउंट होता है, पैसा होता है, जिससे कि उत्पादन वो अच्छी गुणवत्ता पे भी कर पाती है और कम कीमत पर भी कर पाती है। आगे बच्चों समझ में? तो इस तरीके से यहाँ पर एकाधिकारी के संदर्भ में कुछ आलोचनात्मक मत दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमने धनात्मक लागत की स्थिति में औसत लागत और सीमांत लागत वक्र का प्रयोग करते हुए हमने विश्लेषण पढ़ा। कुल लागत और कुल आगम वक्र का प्रयोग करते हुए हमने संतुलन का स्तर पढ़ा। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि किस प्रकार से दोनों विधियों के द्वारा संतुलन स्थापित किया जाता है। फिर हमने उसकी पूर्ण प्रतिस्पर्धा के साथ तुलना भी देखी कि किस प्रकार से तुलना की जाती है। आ रहा है बच्चों समझ में? दीर्घकाल में हमने एकाधिकार और पूर्ण प्रतिस्पर्धा की तुलना देखी। इसके बाद हमने एकाधिकार के कुछ आलोचनात्मक मत देखे जो कि अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिए गए हैं। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप ये सारी चीजें अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा, डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? अन्य जो प्रतिस्पर्धा रहित बाजार है। अभी तक हमने केवल एकाधिकारी की चर्चा की है, एकाधिकार की हमने पूर्ण प्रतिस्पर्धा के साथ तुलना भी की है। अब अगले वीडियो में हम अपूर्ण प्रतियोगिता, जिसमें भी हम अल्पाधिकार और द्वयाधिकार के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना है, पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। थैंक यू।